अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज मैं आपसे प्रोग्राम में बात करूंगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है। आईनी और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है अमरीका ने, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया है और सदर मुमलिकत से ना मिलने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन क्यों उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। जबकि लंदन में जो बैठक हुई थी वो अब मुकम्मल हो चुकी है और नवाज शरीफ ने फौरी वापसी का जो फैसला था वो अब वापस ना आने का फैसला कर लिया है। इसी बारे में भी बात करेंगे। जबकि मुल्क में 90 रोज़ में क्या इंतखाबात मुमकिन हैं, साथ ही साथ अदलिया पे जो सवालात उठाए जा रहे हैं, कड़ी तनकीद की जा रही है, इस मौजू पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तौशा खाना केस भी ज़ेर बहस रहेगा। चेयरमैन PTI को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है और चीफ जस्टिस का जो जेस्चर है क्या वो जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तो बात होगी, साथ ही साथ जो मुआशी सूरत हाल है उसका जिक्र भी जरूर करेंगे। अदलिया का किरदार, निगरां हुकूमत का किरदार। निगरां हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है, तकर्रियाँ, तबादले और तब्दीलियाँ जो हैं वो जारी हैं, जबकि अहकामात का सिलसिला भी जारी है। बिल्डर्स के लिए एक बुरी खबर यह है कि सिंध में तामीरात के सिलसिले को अब रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, जबकि तमाम सरकारी स्कूलों में अद्वियात की फराहमी का हुक्म जारी कर दिया गया है। सिंध के निगरां वज़ीर आला ने यह हुक्म जारी किया है। मुल्क में जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम सख्त परेशान है और शायद एक हाइपर टेंशन का शिकार हो गई है कि उनका जो टॉलरेंस लेवल है, जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो अब ख़त्म हो चुकी है और जो एहतजाजी जो मुजाहरे हैं वो हर जगह नज़र आ रहे हैं। क्यों खामोशी है, क्यों हुकूमत की जानिब से खामोशी है, या अदलिया क्यों इस मौजू पर खामोश है, सोमोटो एक्शन क्यों नहीं ले रही। हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको तारुफ करवा दूं, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल ये हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। जबकि मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सीनियर तजियाकार ये भी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं नाज़रीन, इनके तजिए आप अक्सर प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं, इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। पहले मैं बात करना चाहूँगी मुनव्वर मिर्ज़ा साहब आपसे, ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये क्यों इनका ये जेस्चर है। सदर मुमलिकत के ख़त का उन्होंने जवाब दिया कि वो मुलाकात नहीं करना चाहते, जबकि जो इलेक्शन की जो शेक 57 है उसके तहत तरमीम हो चुकी है, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। जबकि उन्होंने अभी मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से और काफ़ी तबादला ख्याल किया गया इलेक्शन के हवाले से और जो करंट सूरत हाल है मुल्क की उस हवाले से। क्या वजूहात हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या जो ऐवान सदर है और इलेक्शन कमीशन है ये फिर एक मरतबा आमने सामने आ गया जैसे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा था? मैं समझता हूँ कि इसकी 2-3 वजूहात हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं की। सबसे पहले तो सदर मुमलिकत की वो ट्वीट है जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी हुई और जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़बरदस्त सुबकी का सामना करना पड़ा। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई हुई और पाकिस्तान का इंप्रेशन ये गया कि जनाब यहाँ तो सदर का जो ऐवान है उसकी ये हालत है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं वो उनकी बात नहीं मानते, या सदर साहब जो हैं वो अपने सेक्रेटरी को सही तरीके से कोई बात कन्वे नहीं कर पाते। मतलब कोई ना कोई ऐसी कंफ्यूजन की कैफियत जब हाईएस्ट ऑफिस पे, जो कि फादर ऑफ द नेशन समझा जाता है एक तरह से, यानी बाप की तरह होता है सदर, तो वहां पर है। अब सदर साहब का आपको एटीट्यूड जो है, मैं आप अगर गुज़िश्ता ज़माने को ज़रा सा पिछला साल उठाकर देखिए तो सदर साहब ने खासा पार्टीजन एटीट्यूड इख्तियार किया है PTI के हक में, और वो हमेशा वो कॉल करते रहे हैं। पिछली बार भी आपको याद है उन्होंने कॉल करके इनसे बातचीत की और फिर उसके बाद खुद ही तारीख का ऐलान कर दिया। अब एक तो पहली ये बात है, तो ये यकीनन इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सोचते होंगे 2-3 दफ़ा
कि आखिरकार कहीं फिर वही उनके साथ ना हो जाए जो पिछली बार हुआ था, या फिर कोई कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो जाए। अब शायद गालिबन मुल्क जो है वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी जो कि हाईएस्ट ऑफिसर्स के हों आईनी, वो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात पे अगर आप देखें जाएं तो ये जो अभी तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, आपने देखा ना अभी तरमीम की थी पार्लियामेंट ने जी, तो उसके अंदर तो वाज़ेह है, आप देखने वो शीट 57 थी, हाँ, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये तमाम तर इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का है कि वो फैसला करे कि इलेक्शन कैसे होना है, किन किन इदारों की उसको ज़रूरत है, क्या उसे करना चाहिए, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए और क्या डेट तक का ऐलान भी वो इलेक्शन कमिश्नर ही करेगा। मैं एक एडिशनल बात आपको करता चलूं ताकि आपके बिल्कुल वजाहत हो जाए कि असल में हमने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को अगर वो इंडिपेंडेंट होना भी चाहे तो उसका भी हमने मजाक बना दिया है। कभी हम उसे कोर्ट के अंदर खड़ा कर देते हैं ले जाके कि जी इलेक्शन के मामले में खड़ा कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तोशाखाना या दूसरा, इलेक्शन के मामले में खड़ा कर देते हैं। कभी आप सदर के माने सदर में उसे खड़ा कर देते हैं ले जाके। अभी मैं सिर्फ टर्की का आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि टर्की के सदर ने फरवरी में ये ऐलान किया कि हम इलेक्शन जो है वो कराएंगे। 18-20 फरवरी थी। दुकान साहब आपको पता है कितने पावरफुल आदमी है, उन्होंने कहा हम इलेक्शन कराएंगे मई के अंदर, याद है आपको जी। लेकिन उसी ऐलान में उन्होंने ये वजाहत कर दी कि मैं सिर्फ ये अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से कह रहा हूँ, इट इज नॉट बाइंडिंग। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जब तक वो तौसीक नहीं कर देगा इलेक्शन नहीं होगा। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, जब आप इलेक्शन के प्रोसीजर में जाते हैं तो जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो इलेक्शन की। अगर आप वही इलेक्शन के जमाने में भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो वो किस जमाने में फिर सुप्रीम अथॉरिटी है, ये मेरे समझ से बाहर है। तो हम अब के इलेक्शन कमिश्नर ने 2-3 बातें की हैं जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। हर वक्त क्रिटिसिज्म के मूड में भी नहीं रहना चाहिए हमें। देखिए उन्होंने कोशिश की है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन को एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा करें ताकि खुद मुख्तार हो। और कंट्रोवर्सी तो पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर होती है। आप बता दीजिए मुझे कौन सी दुनिया की चीज है जो कंट्रोवर्सी जिसमें नहीं हुई हो, और कौन सी वो दुनिया की चीज है जो जिसके लिए आप कोर्ट में ना गए हों। कोई आप मुझे बता दें, अगर कोई गिनवा दीजिए आप, अगर आपको याद है, मुझे याद नहीं। मुनव्वर साहब, तो फिर आइन या फिर जो इलेक्शन एक्ट है, तजाद कहाँ है? मामला उलझ क्यों जाता है? कोई भी मामला इस तरह से उलझा हुआ क्यों है? यहाँ पे क्या उलझाव है? देखिए उलझा हुआ हमारे यहाँ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना रोल उनको पहचानना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन के अंदर हो चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो। गवर्नमेंट को अपने रोल के अंदर जाना चाहिए। जैसे कि अभी पीडीएम की जमातें, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, हो सकता है उनसे भी कोई गलतियां हो रही हो या वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि इलेक्शन कमीशन के मामलात के अंदर मदाखलत आप कह लीजिए, या खामोखा के लिए वो रोल ले लेना जो कि इलेक्शन कमिश्नर, या खामोखा इलेक्शन कमिश्नर को मशवरे देना, जबकि आइन में बिल्कुल वादे है कि इलेक्शन कमीशन को 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रोसेस के अंदर जाकर इलेक्शन कराना होगा। हमारे यहाँ अब आप देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन की मेन जमात है जो अपने आप को सबसे मकबूल है, सबसे बड़ी जमात भी कहती है, फिर उसने अपने साथ जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, इंसाफ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो तो इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या नहीं कहते रहे, क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते रहे। उनके वजीर तक उनको जो जिस मुगल्लज़ात और जिन अल्फाज में और जिस तरह उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, इस तरह कोई दुनिया में इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बनाता है? डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लीजिए, वो तो बड़े ही मुतनाज़िया शख्स थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इलेक्शन कमीशन को अमेरिका के मुतनाज़िया बनाने की कोशिश नहीं की, कोई भी बनाने की नहीं, क्योंकि आप हर इदारे को अगर कंट्रोवर्शियल बनाते हैं जो आपके फेवर के अंदर ना हो, किसी को तो आप अपना काम करने दें। ये जो आपने अभी सवाल किया था ना, क्या वजह है कि हम इसे उलझाव में पड़ जाते हैं? वजह यह है कि जहां हमें छुप जाना चाहिए, अपनी अना को खत्म करके एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन का रोल अदा करना चाहिए, सदर साहब को सदर साहब का रोल अदा करना चाहिए, उन्हें किसी पार्टी के आदमी या उसका रोल अदा। इसी तरह मैं ये कहूँगा वजीर आजम को भी नहीं करना चाहिए, वजीर आजम को भी कोई डिक्टेशन नहीं देना चाहिए। अब देखिए ना, पिछली अगर आप मान लीजिए 2-3 देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम गए थे ना, वो थे 2013 में, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या डेट हो और किस डेट को इलेक्शन कराएं। उसके बाद नून लीग के खाकान अब्बासी साहब गए, उन्होंने कभी नहीं कहा
कि इलेक्शन कमिश्नर कैसा है और कैसा नहीं है, और हालांकि उन्हें बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जो डेट भी इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दी उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन का किया, चाहे उसके बाद में वो कहते रहे कि क्या नहीं हुआ। इन्होंने तो एक दिन कभी नहीं माना कि पीटीआई ने कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वो उस तरह कराएं जिस तरह हम कहते हैं, या फिर आप सदर साहब ऐलान करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर दे, चीफ जस्टिस साहब ऐलान कर दे। आप 4-5 इदारों को एक साथ लेकर मुसल्लत करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ना ही रखे तो बेहतर है। आप ही बैठ जाया करें, आप ही फैसला कर लिया करें, आप ही मान लिया करें। हमारे यहाँ मकबूलियत इसे कहते हैं कि जनाब जो मैं कह दूं वो ठीक है। अच्छा, आइन कुछ भी होता रहे, ठीक है, आइनी इदारे कुछ भी करते रहे। ठीक है। अच्छा मुनव्वर मिर्जा साहब, आपने साबिक वजीर आजम की बात की और उनकी पार्टी की बात की, तो हम अगर यहाँ देखें कि साइफर और 9 मई के जो मुकदमात हैं, क्या साबिक वजीर आजम को कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है या उनको रिहाई मिलने जा रही है? चीफ जस्टिस के जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा से, ये सिर्फ यही नहीं, जब पनामा का केस भी आया था जी, और उससे पहले भी जब जस्टिस चौधरी साहब भी फैसले दिए थे, वो एक रिकॉर्डिंग का केस था जिसके अंदर पाकिस्तान को $6 अरब का फाइन हुआ था। उस वक्त से मैं एक ही गुजारिश करता रहा हूँ, वो हमारे आला तरीन जो जज हैं, हम उनकी बेतहाशा इज्जत करते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं। खुदारा पॉलिटिक्स के अंदर एंटर मत हूँ। पॉलिटिक्स मुंतखब नुमाइंदों का है, बुरे हैं भले हैं जैसे भी कुछ है, हमें इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा, इन्हीं को हम मुंतखब करते हैं। आप देख लें, आप खुद कह रहे हैं कि हम गुज़िश्ता 30-40 साल से तकरीबन यही हाल, आप अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाइए, तकरीबन वही लोग बार बार इलेक्ट होके आते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी ऐसा क्या हर बार इलेक्शन के अंदर बिल्कुल एक नई पौध आया करे, उनको सिफर के बराबर तजर्बा भी ना हो, वो किसी पार्टी से ताल्लुक भी ना रखते हो, ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप किसी को उठा के, अब फ्रांस के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो क्या मेगान दोबारा नहीं आए इलेक्ट होकर? सारी उनकी पार्टी दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आई, तो आप कहें जी क्यों इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये दूसरी बार हो गया। इसी तरह ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हैं, हालांकि 25 उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो एकदम मोस्ट पॉपुलर। तो हमें भी जरा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर लचक का मुजाहरा करना चाहिए। और सबसे बढ़कर मैं आपको एक बात गुजारिश करता हूँ, लोगों का ख्याल करते हुए खुदा के वास्ते पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बातचीत करना चाहिए, और कोर्ट्स को, चाहे वो आला अदलिया हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें सियासतदानों को और सियासी मामलात को हर वक्त कोर्ट के अंदर खड़ा करके हाई प्रोफाइल केसेस बनाकर ये टिकर ये जो चलते रहते हैं ना, और हमारे मीडिया वालों को भी ये टिकर फिकर चलाने बंद कर देना चाहिए। ठीक है। तो मुनव्वर मिर्जा साहब, जो अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और जो साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ मिलने का जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कहीं कनेक्शन देख रहे हैं आप इसका कुछ? देखिए, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि साबिक वज़ीर आज़म को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो ये कोर्ट्स का काम है, वही इसे देख रहे हैं। अगर वो अपने ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, इसके ऊपर आपने देखा कि कितनी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है जब से कल से हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं जी। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ उन्हें, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि वो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। आप भी यही कहती हैं कि वो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। हमारी क्या मजाल है कि हम किसी जज के खिलाफ भी बोलें, लेकिन एक आम पाकिस्तानी शहरी की क्या औकात है, वो तो लाइनों में ही खड़ा रहता है। कोर्ट्स के अंदर तो ये हाल है, ये तो बहुत बड़े कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जो मामूली कोर्ट है, उसके अंदर आप जरा जाके देख लीजिए कि किस तरह धक्के खाते हैं वो बेचारे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। 20 साल से लगे हुए हैं उनके केसेस और वो हल नहीं होते। तो जनाब, पहली तो बात यह है कि ये तो उन्होंने ऐसे रिमार्क दिए हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार कर रही हैं। वो कहती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है जी उन्होंने कमाल कर दिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी क्यों उन्होंने ऐसा काम किया, क्यों वो रिलीफ दे रहे हैं। तो जजेस को मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल लीडर्स को लिया करें तो खालिस मेरिट के ऊपर ले और दूसरे रिमार्क्स ना दें, अपने डिसीजंस के जरिए बोलें।
खुदारा वैसे ना बोले। ठीक है, अदलिया भी खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है और यकीनी तौर पर खुद मुख्तार और आज़ाद इदारों को उनका काम करने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और जिन क्राइसिस का या जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्या मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात मुमकिन हैं? और अदलिया पर जो तनकीद हो रही है और उन पर जो सवालिया निशान उठाया जा रहा है, आज़ाद और खुद मुख्तार इदारों को अपना काम करने देना चाहिए। साथ ही साथ जो तोशाखाना केस है उसमें कितना रिलीफ मिलने जा रहा है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप सिनेरियो को, क्या 90 दिन में इंतखाबात मुमकिन है? जी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। ऐसे है कि जो आईन और कानून कहता है वो तो 90 इंतखाबात की बात करता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो ये डिमांड की है कि 90 डेज में जनरल इलेक्शन सारे मुल्क में करवाए जाए। अब इन्होंने एक जो है वो सीसीआई के एक फैसले को बुनियाद बना के ईसीसी डिले करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है अपने मौके पे कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। ठीक, अच्छा, और तोशाखाना केस के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या चेयरमैन पीटीआई को कहीं रिलीफ मिलने जा रहा है? आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो थोड़ा नर्म रवैया है या फिर उनमें जल्दबाजी दिखाई दे रही है? जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से तो हमेशा ठंडी हवाएं मिली हैं चेयरमैन पीटीआई को, और अभी भी जो चीफ जस्टिस साहब के बयानात हैं, उनके स्टेटमेंट हैं, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे चेयरमैन पीटीआई का कोई वकील बात कर रहा है। एक फैसला लोअर कोर्ट ने किया है, उसके बाद उसको चैलेंज करने का जो अख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास होता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हाई कोर्ट के फैसले का या किसी चीज का अभी तक कोई इंतजार नहीं किया और ना कर रही है, और खुद से वो उससे फैसले और उन पे कमेंट, अगर एक हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, अगर जो भी फैसला होता है, फिर वो पार्टी को होता है कि भाई आप पहले सुप्रीम कोर्ट की लास्ट स्टेज होती है आपके रिव्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद, जैसे लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने किया, उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, उनको एक्स्ट्रा देखे ना, कभी आसिफ जरदारी, कभी फरियाल टालपुर साहिबा, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके लिए कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं किया कि उनकी जो है वो जेल में जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उन पर जो है वो तफ्तीश करें। लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो कि लाडले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है ना वो बार बार कहा जा रहा है कि उनकी देखें खाना कैसा मिल रहा है, वो सो कैसे रहे हैं, वो वहाँ पे उनकी कैसे लाइफ स्टाइल है। ठीक, ये पाकिस्तान में लाखों, आप मुझे बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट का आप देखें कभी कोई स्टेटमेंट आई हो या कोई फैसला आया हो कि भाई कैदियों की जो है वो आप देखें कि कैसी हालत है। तो थीम साहब, कैसे ये जो अदलिया का किरदार है इसको कैसे देखते हैं आप? कहीं कोई आपको समझ आ रहा है कि कोई ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी पीटीआई के लिए? मुझे तो ये लगा, यानी अदलिया का किरदार होना तो ये चाहिए कि वो न्यूट्रल रहें और वो आइन कानून की बालादस्ती पे बात करें। लेकिन जो इस वक्त बड़े अफसोस की बात है, जो अदलिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ का, वहाँ से अगर किसी एक बंदे के लिए फिर अपने उसकी मर्जी के मुताबिक या उसके फेवर में डिसीजन आना स्टार्ट होंगे, तो ये बड़ा जो है ना वो गलत इम्पैक्ट जाएगा गरीब लोगों पे भी और सब लोगों पे। फिर जो है ना वो लाखों लोग इस वक्त से कह रहे हैं, पर उनको क्यों नहीं जो है रिलीफ मिलता। ठीक, अच्छा मोहम्मद थीम साहब, एक चीज तो यह है कि ये एक सियासी माहौल की बात हो रही है अदलिया के किरदार के हवाले से कि कितना वहाँ पे क्या माहौल पाया जाता है। एक चीज तो मैं पूछना चाहूंगी कि अदलिया के किरदार को वहाँ आप कैसे देखते हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक के जो बिल हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, हर जगह मुल्क में, पूरे मुल्क में ही हर जगह एहतजाज का सिलसिला जारी है।
तो यहाँ पर कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा और कड़ी तनकीद की जा रही है, बाकायदा तौर पे अदलिया पे तनकीद की जा रही है, अवामी हलकों से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? यही बात है ना, देखिए महंगाई के खिलाफ कभी किसी अदलिया ने जो है वो सो मोटो नहीं लिया, किसी और गरीबों के किसी मसले के लिए कभी कोई कोर्ट सो मोटो नहीं लेती। एक फेवरेट जो कैदी बन जाता है उसके लिए अदालतें सो मोटो भी ले लेती हैं, उनके लिए जो है वो उसके हक में डिसीजंस भी आ जाते हैं, तो उनका हाल चाल पूछने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं कि वो जेल में कैसे रह रहे हैं। तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मेरे ख्याल में हमें खत्म करना पड़ेगा। तो तीम साहब कौन खत्म करेगा? मतलब एक चीज जो कि अगर हमारी अदलिया को ही खत्म करने पड़ेंगे, जो ये फैसले दे रहे हैं उनको ही खत्म करने पड़ेंगे, इदारों को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। जी हमें अपने इदारों को ठीक करना पड़ेगा, और जैसे कि जो कोर्ट एक डिसीजन दे रही है, कोर्ट को वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कि जब हाई कोर्ट एक फैसला दे दे अपना, उसके बाद दोनों फरीकें के पास आके रिव्यू में जाए, जब रिव्यू आए सुप्रीम कोर्ट के पास फिर उस पर अपना फैसला दें। ये तो कल देखा जाए। आज देखें बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी बयान आपने देखा होगा, वो उन्होंने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है वो ऐसी है कि जैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अपना हाई कोर्ट को। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी एक बंदे को बचाने के लिए इन्फ्लुएंस करेगी हाई कोर्ट को, तो कैसा होगा? ठीक है। अच्छा डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, आप अवामी हलकों में आपका बड़ा राब्ता रहता है, अवाम से बड़ा राब्ता रहता है। अभी जो के इलेक्ट्रिक का मामला उठा है और जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, टिम्बर मार्केट में भी अभी अमले को यरगमाल बना लिया था के इलेक्ट्रिक के अमले को, और वहाँ पर खासी उनके साथ नामुनासिब गैर मुनासिब रवैया रखा गया, मारा पीटा गया उन अमले के लोगों को। तो इसको कैसे देखते? क्या एहतजाजियों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो अगला कदम होगा, वो आप देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगा क्या? नहीं, देखें ना, के इलेक्ट्रिक की जो मनमानियां हैं, जो उनकी बिल्स में, जो उनकी लोगों के साथ, लोगों की बिजली काट जाते हैं, एक दिन 2 दिन बिल नहीं पे करते, और ये बड़े जो है ना वो मसले हैं। अब ये उससे ऑब्वियसली फिर अवामी रिएक्शन थोड़ा बहुत जो वो तो एक आना जो है ना नेचुरल बात है। बाकी ऑब्वियसली अब जब एक महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अवाम निकलेंगे, और एक इन्फ्लेशन है पूरे जो दुनिया में, लेकिन यहाँ पे एक इदारा जो लोगों को सहूलियात भी पूरी मुहैया नहीं कर रहा, और ऊपर से जो बिल भी इतने दे रहा है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। ठीक है, तो थीम साहब आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? देखें महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, बहुत ज़्यादा हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। डॉलर के रेट जो हैं वो ओपन मार्केट में 315 तक जा चुके हैं। तो मतलब कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट इसको? कैसे, क्या इकदामात करने चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को? क्योंकि ये बुनियादी वजह तो महंगाई है, जिसने टॉलरेंस लेवल जो है वो खत्म कर दिया है, कुव्वत बर्दाश्त खत्म कर दी है उसने। जी, ये देखें ना, जैसे अभी एक नालायक हुकूमत आई थी अपने पीटीआई की, उनकी वजह से डॉलर ने जो है ना वो 150 रुपए से 100 रुपए से जाके जो है वो 200 को टच किया, और उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो IMF के साथ उन्होंने डील की, उसकी वजह से सारे मुल्क को भुगतना पड़ा है। अभी लास्ट टाइम अभी जो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक कोशिश की, उनके पास टाइम कम था, एक डील हुई है, उसके बाद थोड़ा रेट कम हुआ, लेकिन फिर जब ये गवर्नमेंट आई है अपनी केयर टेकर, उसके बाद फिर बढ़ा है। ये जब तक हमें जो है ना वो मुआशी पॉलिसियां तीन साहब, लेकिन इन 16 महीनों में तो डॉलर जो 150 था वो 315 हो गया, जो पेट्रोल 150 था वो 300 तक पहुंच गया, जो बिजली थी वो 50 रुपए पर यूनिट पे कर रही है आवाम। सर 16 महीनों में इतना, तो ये गुज़िश्ता हुकूमत के सारे काम थे। जब तक जैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जब 2018 की असेंबली बनी थी, उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि हमें एक इंसाफी मैशत करना चाहिए। ये हमसे और पाकिस्तान की लड़ाई इसी में है कि एक मीसा की मैशत हो। जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में, तब तक जो है ना वो हालात सही नहीं होंगे माशी हमारे।
सर जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, तकरीबन 50 अरब डॉलर का सरमाया जो है वो जा चुका है मुल्क से, और कारोबारी बंदिशों के बायस मुल्क को तकरीबन 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि तकरीबन 16.5 लाख जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें हाई लेवल के क्रीम प्रोफेशनल्स थे। कारोबार जो है वो तकरीबन बंद हो रहा है। तो ये सब कैसे, जो जीडीपी 6 पॉइंट पे थी वो अब बिल्कुल 0 पे आ गई है कि हमें मौशी अपनी प्लानिंग सही करनी पड़ेगी, और वो भी ऑब्वियसली केयर टेकर में तो नहीं हो सकती। अभी जो एक नई गवर्नमेंट आएगी प्राइस मैंडेट लेके, फिर उसका ही काम होगा कि वो जो है ना कोई मौशी पॉलिसीज बनाए जिससे जो है हमारी इन्फ्लेशन भी कम हो, हमारी जो डॉलर का रेट भी नीचे जाए, क्योंकि वैसे बढ़ता जाएगा मेरे ख्याल में। अगर 6 महीने या साल नई चीजें कंट्रोल हुई तो फिर मुझे नहीं लगता कि बड़े मुश्किलात हो जाएंगी। और अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट रहती तो भी जो है ना वो आप इससे भी बेहतर देखती कंडीशन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थीम साहब, इस बारे में भी ज़रूर फरमाइएगा। ये जो अभी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है और साफ शफाफ इलेक्शन पर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है, एक तो ये मुलाकात है, दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान साहब ने सदर मुमलिकत से मुलाकात का मना कर दिया है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ऐवान सदर और चीफ इलेक्शन फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गया है क्या? नहीं, एक सदर साहब ने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, उसके जवाब में जो कानूनी जवाब सकता था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने तो लिखा कि अगर प्रेसिडेंट असेंबली तोड़ते तो फिर उनके पास अख्तियार था कि वो इलेक्शन की डेट देती। अब इलेक्शन की डेट देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में बुलाया है सारी पार्टी को, वो करेंगे तो फिर जो है ना वो उस पर इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारा चांस यही है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो कब तक होता हुआ देख रहे हैं आप इलेक्शन को? आइंदा आने वाले 4 या 6 महीनों में कोई डेट मिल सकती है? लेकिन मैं तो नजूमी नहीं हूँ कि मैं बताऊं क्या डेट हो सकती है, लेकिन बात यह है कि माहौल कैसा बनता हुआ देख रहे हैं थीम साहब? अगर ये जो है वो मर्दमशुमारी और उस पे अगर चीजें जाएं तो भी ये जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो लंदन बैठक हुई है इसका नतीजा सामने आ गया है। अब नवाज शरीफ साहब की जो वापसी थी, वतन वापसी, वो पोस्टपोन हो गई है, उन्होंने मना कर दिया है। अपना जो है ना वो उनका अंदर का उनके मामला है, लेकिन मुझे यही सजेशन है कि मियां साहब को थोड़ा बहादुर बनना चाहिए और आ जाना चाहिए पाकिस्तान आकर। उन्हें अदलिया का सामना करना चाहिए, अपने केसेस का सामना करना चाहिए। हर जो भी शहरी है पाकिस्तानी, उसको अदलिया का यहाँ पे आके मुकाबला करना चाहिए। सारे क़यादतें हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, अली फरियाल साहब हैं, सबने यहाँ पे मुकाबला किया है, सबने कोर्ट में जो है वो फेस किया है। तो मियां साहब को भी आना चाहिए और कोर्ट में फेस करनी चाहिए। तो क्या समझते हैं आप, क्यों उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया? क्योंकि अब से थोड़ा अरसा पहले, कुछ महीनों पहले तो ये बड़ा जोरों शोर से ये कहा जा रहा था कि वो बस 15 दिनों में आ जाएंगे, इस हफ्ते आ जाएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो अब एकदम से ये नून लीग की कोई क़यादत बता सकती है, मियां साहब खुद बता सकते हैं, या उनकी फैमिली में से कोई बता सकता है कि उनका फैसला क्यों डिले होता जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम के साथ हम एक मरतबा फिर आपके सामने मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात अगर हम सिंध की सूरत हाल की करें, आपने निगरान हुकूमत की बात की थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निगरान हुकूमत को आप कैसे देखते हैं? निगरान हुकूमत खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म भी कराची का उन्होंने दौरा किया, अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और उन्होंने खासे जो सियासी जमातें थी उनके सरबराहान से भी मुलाकातें की, हुकूमती अरकान से भी मुलाकातें की। तो कैसे आप देखते हैं? खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही, बहुत तब्दीलियाँ, तबादले और अहकामात का सिलसिला जो है वो जारी है। देखें, ये जो निगरान गवर्नमेंट होती है उनका काम नहीं होता कि वो बड़े पैमाने पर तबादले करें और ब्यूरोक्रेसी में और बहुत सी जगहों पे।
निगरान गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो है ना वो अपना आईनी किरदार अदा करें। लेकिन वो अगर कर रहे हैं थोड़े बहुत जो उनको आईनी इख्तियार मिला हुआ है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल में इनको फोकस करना चाहिए अपने इलेक्शन पर कि वो कैसे इलेक्शन करवाएं 90 डेज के अंदर, जो उनका आईनी जो उनको जिस वजह से उनको अपॉइंट किया गया। तो थीम साहब, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है ना, वो अब तो तरमीम हो चुकी है, अब वो टाइम देगा तो फिर ही आगे ये कुछ काम करेंगे। उस वक्त तक हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे, जो काम इन्हें नजर आ रहा है अगर वो कर रहे हैं तो। मरहलावार इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है सारी पार्टीज को, और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी एक इजलास बुलाया हुआ है, तो उसमें भी जो है ना यही डिसीजन होंगे और उसकी प्रेस रिलीज आ जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है ना वो ऑफिशियली यही डिमांड कर रही है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाए। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो हमेशा से यही रहा है कि वक्त पे इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वक्त पे इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर कोई बयान क्यों नहीं आता सर आपकी पार्टी की तरफ से? जी हेलो जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है थीम साहब? जी अब आ रही है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस वक्त ये तो ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने का ये मौक़िफ़ है, हमेशा कहा पीपल्स पार्टी ने कि वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए, 90 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वक्त पे इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, ये हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, पहले ये काम किया जाए, 3 महीनों का टाइम कम है, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं कोई बयान आता आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए आया हुआ है ना पीपल्स पार्टी का बयान ऑफिशियली, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फैसल करीम कुंगी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें 90 डेज में इलेक्शन चाहिए। और अभी एक कल मैं आपको बताया, जैसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इन्हीं इशूज पे कल बुलाया गया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमारे फैसले होंगे कि हमें फिर अगर नहीं होते 90 डेज के अंदर तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को लेटर लिख के उनके हेड्स को या डेलीगेशन को बुलाया हुआ है, देखें कि वहाँ क्या बात होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपने किसी ऑफिशियल लाए अमल का ऐलान करेगी। JUI तो ये कह रही है कि अगर फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो खामोश आमरीत होगी। ऑब्वियसली, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 90 दिन में नहीं होते तभी तो खामोश आमरीत ही है कि एक आईनी उसमें नई चीजें हो रही, लेकिन अगर एक्सक्यूज बनाया जाता है इसको हल्का बंदियों को, फिर क्योंकि अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होती तो एक बड़ा आईनी बहरान हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि असेंबली दस्तक नहीं है, प्रेसिडेंट को 9th या 10th पे प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा है, उसके बाद आपकी फरवरी के मार्च के अंदर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रही है, जिसमें आपके सिटिंग चेयरमैन सेनेट भी हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट जा रही है दरमियान में। एक किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, लेकिन ये आईनी डिमांड है, और एक आईन जो है ना वो वरना बड़ा जो है ना आईनी बहरान पाकिस्तान कर जाएगा। ठीक, तो इस आईनी बहरान से निपटने के लिए तो फिर 90 दिन में ही इलेक्शन बहुत जरूरी है। जी, 90 डेज में इलेक्शन की अशद जरूरत है, यानी अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकते हैं तो आपको जनवरी में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो फिर उन हल्का बंदियों के मामले का क्या करेंगे जो नई मर्दमशुमारी के बाद की जाएंगी? उसमें तो इतना टाइम नहीं है। देखिए ना, हल्का बंदियां अगर करनी थी तो ये पहले का काम था, ये अभी आके इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां याद आएंगी। जी, या अगर उनको नई हल्का बंदियां करनी भी है तो उनको अपना प्रोसेस स्पीड अप करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने 3-4 महीने का टाइम दे दिया, उसको उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 40 दिन में हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब क्यों नहीं? अब क्या 90 दिन में नहीं हो सकती ये मर्दमशुमारी या हल्का बंदियां? अब यही तो सवाल है ना मैडम, यही तो सारी जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ यही है कि 90 डेज में आप इलेक्शन करवाएं, और आप करवा सकते हैं इलेक्शन अगर आप चाहें, और आपकी अगर बिल हो आप में, तो आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, और इस हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं कि जो आवाम इतने चैलेंजेस का सामना कर रही है, ये हुकूमत कहाँ खड़ी नज़र आ रही है आपको? नून लीग और जो ये इत्तेहादी तमाम जमातें आप समेत, आप सब के वोट बैंक आपके कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं ये नून लीग की हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई? देखिए, ऑब्वियसली इमरान खान के बाद गवर्नमेंट लेना एक बहुत टफ डिसीजन था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो दूसरी पार्टीज थी उन्होंने एक डिसीजन लिया, और ऑब्वियसली उनको नुकसान ही हुआ है पार्टीज को सारियों को। लेकिन बात यह है कि अगर उस वक्त वो ना लेते तो जमहूरियत भी खतरे में थी, उसमें जो है ना वो आइन भी खतरे में था, जो इमरान खान ने कानून बनाए हुए थे उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना था। ठीक, तो ये सब तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट के मामला थे वो तो थे, लेकिन जो 16 महीने इस पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, तो क्यों नहीं इन सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया? मालूम तो था ना कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन करवाना है। मैडम देखिए ना, अगर हम अपनी सियासत का सोचते तो मुल्क का नहीं हो सकता था। बात यह है कि टफ डिसीजन लिए गए उस गवर्नमेंट में, जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के कोalition गवर्नमेंट थी। आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो पता नहीं कितने मुल्कों का दौरा किया। पाकिस्तान एक आइसोलेशन का शिकार था खाद की सतह पे, उनकी आइसोलेशन उन्होंने दूर की। आपको आईएमएफ आपसे डील करने के तैयार नहीं था। सर, ओआईसी का इजलास हो गया पाकिस्तान में 2 दफा, मतलब आइसोलेशन कैसे? नहीं देखिए ना, आपके जो फ्रेंड्स थे, सऊदिया आपसे नाराज था, आपसे चाइना नाराज था, आपसे जो वो दूसरे जो हमारे इत्तेहादी हैं वो नाराज थे ममालिक, उनको जाके जो है ना वो सेटिस्फाई किया है। उनको जाके देखें, सीपैक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने जो है वो खराब कर दिया था। सर, तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ें पता चल गई और फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आई तो उसने इन सारी चीज़ों को टेक ओवर किया, तो उससे तो बेहतरी होनी चाहिए थी ना? तो बेहतरी हुई ना। देखिए, हम खारजी सतह पे सिर्फ आप फाइनेंशियल को अगर साइड करें तो हम खारजी उस पे दूसरे मामला पे बेहतरी आई है पाकिस्तान के लिए। अब ऑब्वियसली एक कोalition गवर्नमेंट थी, एक बंदा नहीं था डिसीजन मेकर या एक पार्टी नहीं थी डिसीजन मेकर, तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अपनी जो मुआशी पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सक रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो हर रोज़ एक नए सिमत इख्तियार कर रही है और देखना यही है कि क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आवाम जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और हर रोज़ सुबह एक नए चैलेंज के साथ उनकी आँख खुलती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।